नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल पेपर 7 के अंतर्गत बी आर अम्बेडकर साहब द्वारा दिया गया सबाल्टर्न व्यू, जो कि पिछले समय क्लास के अंतर्गत पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अम्बेडकर साहब ने धर्म को एक शर्मनाक संज्ञा दी थी, क्योंकि उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि ऐसा धर्म समाज के लिए शर्मनाक है जो कि नीचे के लोगों को या नीचे के गरीब तबके को अपना बराबर स्थान नहीं देता है, जो लोगों को विभाजित करता है या जहाँ पर छुआछूत किया जाता है, ऐसे धर्म को उन्होंने शर्मनाक कहकर नकार दिया था। उसी को आगे लिखते हैं। अम्बेडकर अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य का एक और पक्ष दलित की मुक्ति और उनके सबलीकरण के साथ जुड़ा हुआ। वो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि स्वयं को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, स्वयं को अपनी परिस्थिति को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इस मुक्ति पा पाएंगे। तो ऐसी मुक्ति ही उनका राष्ट्रवाद भी था। राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद से यह भिन्न था। उनके राष्ट्रवाद की अवधारणा यद्यपि राष्ट्रीय आकांक्षाओं से परे नहीं थी, पर दलित मुक्ति उसका केंद्र था। यह राष्ट्रवाद दलित बहुजन समाज की मुक्ति का राष्ट्रवाद था। इसमें ज्योतिराव फूले और ईवी रामास्वामी नायकर का भी अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य भी सम्मिलित था। भारतीय राष्ट्रवाद में हिंदू तथा ब्राह्मणों का विरोध भी उसमें शामिल था। इसका उद्देश्य जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। ऐसा समाज जिसमें जन्म और व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। वो चाहते थे अम्बेडकर साहब कि समाज भारत में ऐसा हो जो वर्ग विहीन हो, और उस वर्ग विहीन समाज की जो विशेषता हो उसमें जन्म और व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद और दलित बहुजन परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकर ने उपनिवेशवाद से पूर्व स्थिति ब्राह्मणवाद का एक आलोच्य प्रस्तुत किया था। इसमें श्रेष्ठता तथा निम्नता के आधार पर जाति व्यवस्था की प्रवृत्तियों तथा उसमें उत्पन्न जाति व्यवस्था के आधार पर समाज के संदर्भों का परीक्षण किया था, और यह परीक्षण अपने साहित्यों के आधार पर किया था। इसलिए हम सबाल्टर्न को समझने के लिए अम्बेडकर की रचनाओं का विश्लेषण भी हमें करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। रोडरिंग 2002 में अम्बेडकर की रचनाओं की मुख्य विशेषताओं के विश्लेषण का प्रयास किया था। उनके जीवन की विभिन्न गहराइयों, उनकी बौद्धिक क्षमताओं और उनके द्वारा उठाए गए राजनीतिक मुद्दों का यथार्थ मूल्यांकन उन्होंने किया था। अम्बेडकर के विचारों तथा उनके कार्यों को समझने के लिए रोडरिंग का विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे की पंक्तियों में अम्बेडकर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संक्षिप्त में रोडरिंग के विचारों को हम प्रस्तुत करेंगे। अवधारणाओं की खोज। अम्बेडकर को यह आवश्यकता महसूस हुई थी कि अपने विचारों से संबंधित कुछ अवधारणाओं पर विचार किया जाए। इन अवधारणाओं को पर्याप्त रूप से परखा जाता था। उनके विभिन्न पक्षों को समझना पड़ेगा, उनके दोषों को पता लगाना पड़ता तथा उनकी नई धाराओं को समझना था। इस संदर्भ में ऐतिहासिक धाराओं की समीक्षा भी करनी थी। कभी कभी उन्हें प्राप्त तथ्यों का बड़ा विश्लेषण भी करना था। कुछ नवाचारों को भी प्रस्तुत करना पड़ा, कुछ अवधारणाओं का परीक्षण करना पड़ा कि उन अवधारणाओं को समझा जाए या नहीं।
कुछ अवधारणाओं का पुनर्परीक्षण की आवश्यकता थी। उदाहरणार्थ कार्य का सिद्धांत, कभी कभी कुछ अवधारणाओं के बीच के अंतरों का परीक्षण भी उन्हें करना पड़ा। उदाहरण के लिए धर्म की अवधारणा में धर्म और सुधर्म के बीच का अंतर, ऐसी अवधारणाओं के विश्लेषण में उनकी गहरी रुचि थी। अपनी इस मेहनत से अंबेडकर ने न केवल भारत के सामाजिक विज्ञानों में अपना गहरा योगदान दिया, अपितु समाज के लिए एक स्वस्थ बहस भी पैदा करी। अब उनका पद्धति शास्त्र, अपने अध्ययनों के लिए अंबेडकर को बहुत से तथ्य एकत्रित करने पड़े थे। इसमें 1937 और 1945 के चुनावों के अध्ययन भी शामिल थे। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए विशेष आकर्षण थे। अपने अध्ययनों को केंद्रीय बिंदु तक पहुंचाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी का प्रयोग किया। ऐसे भी अध्ययन हैं जिसमें उन्होंने पुरातत्व शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथों का भी प्रयोग किया। अपनी विद्यावाचस्पति उपाधि कार्य के लिए अंबेडकर ने अधिकाधिक दस्तावेजों के साथ ही पुरातन ग्रंथों का भी प्रयोग किया। अपने अध्ययन हूँ वर्ध सुद्रास में अंबेडकर ने पुराने ग्रंथों का प्रयोग किया था। यह कुछ विशिष्ट सैद्धांतिक आधारों का परीक्षण था। इन समूह में जो कुछ भी आधार हैं उनकी चर्चा उन्होंने भी की थी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का गांधीवादी विश्लेषण उनके अपने विश्लेषण से भिन्न है। उनके गांधी जी और अम्बेडकर साहब की बहुत ज़्यादा कभी बनी नहीं थी। उनका मानना था कि वे विश्लेषण को कतिपय विश्वासों के साथ जोड़े हुए हैं, वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में पहले से कोई बड़ा अंतर स्थापित नहीं करते। विचारधारात्मक जॉन डेवी, एडविन सेलिगमैन, फेबियंस तथा ब्रिटिश विद्वानों के विचारों और आदर्शों का प्रभाव अंबेडकर पर पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रगतिशील आमूलचूल परिवर्तनवादी कहा तो कभी प्रगतिशील राष्ट्रवादी कहा। प्रगतिशील शब्द हमेशा उपस्थित था। इसमें उनके मतों का अंतर उदारवादियों और साम्यवादियों दोनों में ही हो जाता था। संविधान में शामिल निर्देशित सिद्धांत उनके लिए आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना सरीका था। स्वतंत्रता का उनका सिद्धांत टी.एच. ग्रीन के विचारों से सटीक था। यद्यपि वे समता के पक्षधर थे और समता की अवधारणा को ब्रिटिश राज्य की देन मानते थे। उन्होंने समता के प्रश्न को और भी अधिक मजबूत तरीके से सामने रखा था। विचारों तथा किसी के लिए सोचने की क्षमता, कानून की समक्ष समता, इज्जत की समता भी सभी कुछ उनकी समता की अवधारणा में शामिल थे। फ्रांसीसी क्रांति को उन्होंने समुदाय का आह्वान कहा। बुद्ध ने समुदायों की एकता को प्रधानता दी, पर ब्राह्मणों ने समुदायों की एकता को तोड़ा। साथ ही अंबेडकर ने राज्य की भूमिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की धरोहर तथा भारत में उपनिवेशवादी सरकारों को भी ध्यान में रखा। गांधी तथा उदारवादी नीतियों की अपेक्षा उन्होंने विकासवादी क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास किया। गांधीवादी तथा उदारवादी विचारों की अपेक्षा वे समाज में हस्तक्षेप आदि नहीं चाहते थे। आर्थिक संरचना में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यदि इस बार इस तथ्य को स्वीकार कर लिया जाए तो उनका संबंध अधिकारों से भी जुड़ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप की अपनी सीमाएं हैं और अपने ही तर्क हैं। निर्जातीय, भाषाई व सांस्कृतिक दावों और इन क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने के प्रयास हमेशा संदेहास्पद स्थितियों में रहते हैं। जब इस प्रकार की पहचान स्थापित हो जाती है तो सबसे अधिक तकलीफ अल्पसंख्यकों को ही होती है। अल्पसंख्यकों की अपेक्षा बहुमत के पास नियम होते हैं, प्रतिष्ठा होती है और उसी से भेदभाव स्थापित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में नागरिक समाजों, सिविल सोसाइटी की अपनी भूमिकाएं हैं। भारतीय समाज में प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ऐसी नागरिक सुविधाएं आवश्यक है। उनका मत था कि राजनीति और सामाजिक संस्थाएं दोनों ही प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालती है। यही बात उन्होंने साइमन कमीशन के सामने भी कही थी। कमीशन के सामने उन्होंने कहा था कि यदि वयस्क मताधिकार लागू किया जाए
तो उचित होगा कि इसमें पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किया जाए। अनुसूचित जातियों के लिए एक मतदाता वर्ग तैयार करना अनुचित होगा। वे इस सीमित अधिकार का समर्थन करेंगे। हिंदू धर्म के विरुद्ध उनका एक बड़ा तर्क था कि जब तक अस्पृश्यता रहेगी तब तक हिंदू समुदाय नहीं बन पाएगा। उनका जोर नैतिक व्यवस्था पर था। उन्होंने कभी हिंदू धर्म की अवनति की बात नहीं कही, पर विश्वासों और प्रचलन के समाजशास्त्रीय आधारों को अवश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वीकार किया कि धार्मिक विश्वासों सामाजिक अंतर को बनाने में मदद करते हैं। हिंदू धर्म में विधानों की विभिन्नता का उल्लेख उन्होंने किया था। भक्ति के प्रति उनका कोई विशेष आग्रह नहीं था, इसलिए उनके शास्त्रों के प्रति आसक्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ही शास्त्रीय परछाइयाँ और मानकीय व्यवस्थाएं स्थापित की थी। संस्थाओं जिनको औचित्य प्रदान नहीं किया जा सकता को उन्होंने औचित्य प्रदान किया था। डॉक्टर अम्बेडकर का विशेष रूप से 1950 में मार्क्सवाद में विश्वास बढ़ा था। उस समय की उनकी सभी प्रमुख रचनाओं जैसे बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन, द बुद्ध एंड हिज धर्मा और बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स के में विश्लेषण केंद्र बिंदु रहे। कई बातों में वे मार्क्स से सहमत थे। दर्शन का काम समाज को रूपांतरित करना है। वर्ग और व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामियों के बीच संबंध संकुचित तथा शोषणवादी हैं। अच्छे समाज की आवश्यकता है कि व्यक्तिगत संपत्ति को सामूहिक कर दिया जाए। उनकी मान्यता थी कि मामलों में बुद्ध और मार्क्स के विचारों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समाजवाद की अपरिहार्यता, इतिहास के आर्थिक विश्लेषण, प्रोलिटेरियत के गरीबीकरण, राज्य की समाप्ति तथा शक्ति को प्राप्त करने के लिए हिंसा के प्रयोग आदि से उनकी असहमति थी। उन्होंने बुद्ध के आत्मनियंत्रण और नैतिक आधारों की चर्चा की, जिनसे समाजवाद को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मार्क्स और बुद्ध के विचारों की समन्वयता पर चर्चा होनी चाहिए। बौद्ध और मार्क्सवाद के बीच तालमेल का प्रयास अम्बेडकर रहे थे। अम्बेडकर बुद्ध को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। वे ऐसा तालमेल चाहते थे जिसमें दोनों को एक दूसरे से प्रोत्साहन मिल सके, क्योंकि अम्बेडकर साहब एक दिन में सबाल्टर्न की व्याख्या नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के कई ऐसे घटनाओं को घटते हुए देखा और उन्होंने इस विचार को हमारे सामने रखा। और उनका जो प्रभाव था, सबसे पहले कि वो मार्क्स की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे और उनमें उनका विश्वास था। जैसा कि मैंने बताया कि 1950 में अम्बेडकर का विशेष रूप से मार्क्स में विश्वास बढ़ा था। इसमें उनकी कई सारी रचनाएं, जिसमें बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन, द बुद्ध एंड हिज धर्म, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स के विश्लेषण के केंद्र बिंदु रहे और वे इन सारे सहमत थे, मार्क्स से सहमत थे। और दर्शन का काम समाज को रूपांतरित करना है। वर्ग और व्यक्ति की संपत्ति के स्वामियों के बीच संबंध संकुचित तथा शोषणवादी है, तो अच्छे समाज की आवश्यकता है। इसी प्रकार अब हम अम्बेडकर साहब का नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, अगली क्लास में धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।